हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने अभी तक की सारी क्लासेस एंजॉय की होंगी और उनको कंप्लीट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से क्लासेस में काफी गैप रहा है। तो मैंने लास्ट क्लास आई बिलीव जनवरी में 20 या 21 को अपलोड की थी। उसके बाद से कोई क्लास नहीं आ पाई है ड्यू टू सम फैमिली पर्सनल इश्यूज। तो अब आपकी ये क्लासेस आज से फिर कंटिन्यू हो गई हैं। अब आपको रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस मिल पाएंगी। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि आपको पिछले 15 दिन में कोई क्लासेस नहीं मिल पाई हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो लास्ट एक क्लास में मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में कुछ बेसिक बातें बताई थी। कैसे हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ कैसे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, रेजिडेंट, देन फर्दर रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये सारे क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए थे। तो उन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, एचयूएफ एंड अदर पर्सन। देन उसको फर्दर कैसे कैटेगराइज करेंगे वो भी देखेंगे, और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्विकली रिवीजन कर लेंगे पिछली क्लास की, और फिर हम अपने आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी कि हम क्यों रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बाद ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो ब्रॉडली मैंने आपको बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो सभी इनकम रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होती हैं, लेकिन कुछ इनकम है जो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होती हैं, और कुछ ऐसी इनकम है जो नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होती हैं। ब्रॉडली मैंने आपको ये भी बताया था कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में जो इनकम टैक्सेबिलिटी का स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है, जबकि रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में वो स्कोप कम हो जाता है, और नॉन रेजिडेंट के केस में वो और भी कम हो जाता है। तो अब हम इसको समझेंगे डिटेल में कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हमें जो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है वो इंडिविजुअल के लिए पढ़ना है, एचयूएफ के लिए पढ़ना है, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनीज एंड अदर पर्सन के लिए हम कैटेगराइज करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनाना चाहते हैं या उसको रेजिडेंशियल स्टेटस में डिटरमाइन करना चाहते हैं कि वो रेजिडेंट है या नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दो बेसिक कंडीशन है, जिसमें से आपको एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी। पहली कंडीशन जो आपके सामने लिखी हुई थी वो 182 दिन की थी कि आपको 182 दिन रहना होगा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन में आपको लिखा हुआ था कि आपको 60 दिन रहना होगा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और साथ ही साथ आपको पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहना होगा। तो अगर आप पहली या दूसरी कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देते हैं देन यू विल बी अ रेजिडेंट, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। तो अगर आपने मान लीजिए पहली कंडीशन पूरी कर दी, दूसरी नहीं करी, या पहली नहीं करी दूसरी कर दी, तो आप रेजिडेंट हैं। आपने दोनों ही नहीं करी तो उस केस में आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक एक्सेप्शन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन दो स्पेसिफिक लोगों के लिए जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस उनको अगर रेजिडेंट बनना है तो 182 दिन या उससे ज्यादा ही उन्हें इंडिया में रहना पड़ेगा। तो पहले वो लोग जो इंडियन सिटीजन है जिन्होंने इंडिया छोड़ दिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ in any previous year for the purpose of employment outside India or leaves India as a member of crew of an Indian ship। तो अगर ऐसे कोई लोग जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ दिया था किसी भी प्रीवियस ईयर में, या एज ए मेंबर ऑफ क्रू इंडियन शिप के लिए उन्होंने इंडिया छोड़ा था,
तो उन लोगों के लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरे कौन से लोग थे? वो इंडियन सिटीजन जिन्होंने जो POI है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एंड दे आर एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अ बिजनेस और अ प्रोफेशन और एनी अदर वोकेशन, और वो इंडिया आते हैं ऑन अ विजिट इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में उन लोगों के लिए भी सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहां पर मैंने क्रक्स लिखा हुआ था इस बात का, मींस the second basic condition is not applicable for the determining the residential status for above 2 points। तो ऊपर जो मैंने दो बातें बताई थी उसके लिए यहाँ पर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर यहाँ पर एक अमेंडमेंट आई थी बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। इस अमेंडमेंट का पर्पस था कि यहाँ पर जो एक क्लॉज लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी वाला, जहां पर POI की बात की गई थी, उनको यहां पर अमेंड किया गया है, उनके लिए एक दूसरी कंडीशन लेके आए हैं। यहां पर ऐसे कुछ लोगों को वो रेजिडेंट बनाना चाहते हैं जिनकी इनकम फॉरेन सोर्सेज की इनकम को छोड़कर 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है। तो उन्हें किस तरह से रेजिडेंट बनाया गया, इस पॉइंट के थ्रू यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। मैं फिर से एक बार क्विकली इसको दिखा देता हूं। In case of an individual who is a citizen of India or POI who being outside India comes on a visit to India in any previous year, वो इंडिया आता है किसी भी previous year में, he shall not be a resident in India unless his stay in India for at least 182 days during the relevant previous year in which he visits India। तो अगर वो इंडिया आता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं बनेगा जब तक कि वो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में नहीं रहता है। ये बहुत सेटल कंडीशन है जो हमने ऊपर प्रोविजन से समझी है। अब इसके बाद देखते हैं अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बोला। तो यहां पर अमेंडमेंट में उन्होंने बोला है, एंड इफ सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, जो उसकी फॉरेन सोर्सेस की इनकम है उसको छोड़ दें, तो अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹15 लाख 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है during the previous year, he shall not be a resident in India unless his stay in India for at least 120 days। तो यहां पर जो उसके लिए कंडीशन डाल दी वो 120 दिन की डाल दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन POI है, इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया छोड़ के चला गया था फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और एनी वोकेशन, इंडिया आता है विजिट के लिए, तो अगर वो 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह लेता है और साथ के साथ उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो उस केस में उस पर्सन को हम रेजिडेंट मान लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम उन लोगों को भी रेजिडेंट बना दें जिनकी 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है और वो 120 दिन भी अगर इंडिया में रह लें, देन दे विल बिकम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ के साथ यहाँ पे एंड वाली कंडीशन भी दी गई है कि आपको पिछले 4 साल में 365 दिन भी रहना होगा। तो यहाँ पर आप एक रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा, जहां पर लिखा हुआ है एंड 365 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर 4 प्रीवियस ईयर देखने हैं आपको। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर इन अदर वर्ड्स में इसका एक क्रक्स दिया हुआ था जो आपने देखा भी होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इन अदर वर्ड्स में जो मैंने बात लिखी हुई है इसको आप एक बार फिर से रीड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने इसको रीड नहीं किया है। इट विल ईज योर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद यहाँ पर बताया गया था इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का क्या मतलब होगा, तो यहाँ पर वो भी एक्सप्लेन कर दिया गया था। देन इसके बाद अमेंडमेंट आई थी मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020, तो इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी डिस्कस किए थे विच इज रिलेटेड टू द रेजिडेंशियल स्टेटस। आई होप आपको वो सारी पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। देन मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए आपको फिर से 2 कंडीशन दी गई हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंडीशन या एडिशनल कंडीशन। और यहाँ पर खास बात ये थी कि यहाँ जो 2 कंडीशन है वो दोनों की दोनों आपको सेटिस्फाई करनी होंगी अगर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनना चाहते हैं। या अगर कोई पर्सन, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है और वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में कवर हो जाएगा।
अगर वो इन रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में कवर हो जाएगा। अगर वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है और दूसरी नहीं कर पाता है, तो उस केस में दैट पर्सन विल बी क्लासिफाइड एज रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट बनने के लिए आपको बेसिक कंडीशन ही देखनी है कि अगर किसी पर्सन ने बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, देन दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज एन नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। तो जहां तक मुझे याद है मैंने आपको एक इसका डायग्राम बेसिस भी बताया था। मान लीजिए कोई पर्सन है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल, तो वो रेजिडेंट होगा इफ ही satisfy any of the basic condition। कंडीशन ए, कंडीशन बी, आपने ये सेटिस्फाई कर दी, ये नहीं करी, कोई बात नहीं, आपने ये नहीं करी, ये कर दी, कोई बात नहीं, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर रेजिडेंट है तो फर्दर उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, या तो वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, और दूसरी तरफ है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए जो आपको एडिशनल कंडीशन दी गई है वो आपको दोनों ही सेटिस्फाई करनी है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ताकि आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाए। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि आपने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है, चाहे एक नहीं करी चाहे दोनों नहीं करी। और यहां पर आपको अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी आपको दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए टेस्ट करना है। अगर आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा पाते हैं एडिशनल कंडीशन की जो पहली कंडीशन है, तो आपको फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप ऑटोमेटिकली रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाओगे। और नॉन रेजिडेंट कब बनोगे? जब आप बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करते हैं, मतलब आप बेसिक कंडीशन के क्राइटेरिया को फेल कर देते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं नॉट सेटिस्फाई। आई होप आपको ये अभी तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी। वापस आ जाते हैं। फिर आपके साथ मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस एक्सप्लेन किया था एक पर्सन का, एक सिटीजन जो कि यूएसए में रहता है, इंडिया आया है 1991 में। इस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि आप देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया था। वापस आते हैं। फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको शायद होमवर्क में दिए होंगे कि आप इन्हें घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई चिंता नहीं करनी, आप कोई टेंशन नहीं लेनी है। इन क्वेश्चंस को मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास ही डिस्कस करवाऊंगा। कैसे हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम अपने एग्जाम में इसका प्रेजेंटेशन देंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेजिडेंशियल स्टेटस में हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ना है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग अ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ फॉर्म एओपी बीओआई कंपनीज एंड दी अदर पर्सन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस की, कि एक एचयूएफ को कब हम रेजिडेंट बोलेंगे, कब हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे, कब हम उसको रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के नाम से जानेंगे। तो आप आएंगे पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर आप देखेंगे द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एचयूएफ। एक एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा ये हम यहां पर समझ रहे हैं। चलिए, A HUF would be a resident in India। एक HUF को हम इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे if
द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स। अफेयर्स मींस उसके बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस के डिसीजंस, कैसे बिजनेस चलाना है, ये सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, एक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें। ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होलली और पार्टली इन इंडिया। एक एचयूएफ को आप इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे अगर उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, जो उसके बिजनेस अफेयर्स हैं, वो सारे कंट्रोल और मैनेजमेंट या तो पूरे के पूरे इंडिया में हो या पार्टली इंडिया में हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको ये चीज आसानी से समझ आ जाएगी। मान लीजिए एक एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी मीटिंग्स होती हैं, उसके डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर उसकी 50 मीटिंग्स हुई हैं, 50 बार उसमें डिसीजन लिया गया है किसी भी चीज को लेकर, और उन 50 के 50 डिसीजंस को इंडिया में रह के लिया गया है, इंडिया के दायरे में रहते हुए किया गया है। तो उस केस में हम उस एचयूएफ को मान लेंगे कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर मान लीजिए 50 में से एक डिसीजन भी इंडिया में हो गया, या तो पूरा का पूरा डिसीजन इंडिया में हुआ, या 50 में से एक भी अगर इंडिया में हो गया, तो इसका मतलब उसका जो डिसीजन है पार्टली इन इंडिया है। तो उस केस में भी हम उसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लेंगे। तो दो कंडीशन है यहां पर। आपका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का डिसीजन है, अगर वो डिसीजन या आपके बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होते हैं, चाहे पूरे के पूरे आप इंडिया में रह के करें, चाहे आप पार्टली इन इंडिया करें, तो उस केस में यू विल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। उस एचयूएफ को हम इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। और कब एक एचयूएफ नॉन रेजिडेंट बनेगा? जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड होलली आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए एक एचयूएफ है, उसके सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज ऑफ इट्स बिजनेस अफेयर्स इंडिया के बाहर किए जाते हैं। मतलब उसकी कोई मीटिंग इंडिया में नहीं होती, सारे के सारे डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जाते हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। देन इन दैट केस वो एचयूएफ हमारे लिए नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में कवर हो जाएगा। फिर उस केस में हम उस एचयूएफ को नॉन रेजिडेंट कहेंगे। यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा केस है स्टूडेंट्स। अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होता है, चाहे पूरा का पूरा हो, चाहे थोड़ा बहुत भी हो, देन इन दैट केस वो एचयूएफ रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। अगर उसके सारे के सारे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर्स इंडिया के बाहर होते हैं, तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अब आपने यहां डिसाइड कर लिया कि वो रेजिडेंट बन गया है या नॉन रेजिडेंट बन गया है, तो मैं यहां लिख देता हूं ईदर दैट विल बी अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब बात आती है, अगर वो रेजिडेंट है तो ROR कैसे बनेगा या RNOR कैसे बनेगा? तो उसके लिए लॉ में यहां पर लिखा हुआ है, इफ द कर्ता इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। मतलब जो एचयूएफ का कर्ता है, कर्ता आपको ऑलरेडी मैंने शायद बताया होगा, जब एक एचयूएफ बनती है तो एक उसका मेंबर है जो कि कर्ता बनता है। कर्ता मींस ओनर ऑफ दैट एचयूएफ। वैसे तो एचयूएफ में मेंबर्स होते हैं, कोई ओनर नहीं होता, बट एक वो पर्सन जो एचयूएफ का पूरा ऑपरेशंस देखता, कंट्रोल देखता है, उसके ऊपर पूरी डिसीजनिंग पावर होती है, वो पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज एन कर्ता। तो वो जो कर्ता है, अगर वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, वो जो कर्ता है अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो उस केस में एचयूएफ इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। मतलब यहां पर सिंपल सा केस है, आप एचयूएफ को पहले रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिजनेस कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर पूरे डिसीजन इंडिया में है या थोड़े बहुत डिसीजन भी इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, अगर सारे के सारे डिसीजन आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट है।
तो जब आपने रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट डिटरमाइन कर लिया, फिर आप देखेंगे कि जो एचयूएफ का कर्ता है, अगर वो कर्ता रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो एचयूएफ अपने आप में रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगी। अगर उसका कर्ता रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो उस केस में एचयूएफ भी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, इफ द कर्ता इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट देन एचयूएफ इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एक क्वेश्चन है एचयूएफ के लिए ही, देख लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 22, the businesses of HUF is transacted from Australia and all the policy decisions are taken there। एक बिजनेस है HUF का, वो ऑस्ट्रेलिया में उसका कंट्रोल होता है, सारे डिसीजंस ऑस्ट्रेलिया में बैठ के होते हैं, सारी पॉलिसीज ऑस्ट्रेलिया में बैठ के बनी है। देन मिस्टर ई द कर्ता ऑफ HUF who was born in Kolkata visits India during the previous year 2021। जो मिस्टर ई है, कर्ता है उस HUF के, वो कोलकाता में बॉर्न हुए थे और पहली बार और वो इंडिया में विजिट के लिए आए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद आए हैं। इसका मतलब वो 2020-21 में जब आए थे तो उसके पिछले 15 सालों में वो कभी भी इंडिया नहीं आए थे। He comes to India on 1/4/2020 and leave for Australia on 1/12/2020 और वो ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए 1/12/2020 को। Determine the residential status of Mr. E and the HUF for the assessment year 2021-22। तो यहां पर क्वेश्चन 2 हैं आपके सामने। आपको एक तो HUF का भी स्टेटस बताना है कि HUF क्या है, और साथ के साथ आपको मिस्टर ई का भी रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं HUF के बारे में। मैंने आपको बताया कि अगर HUF का बिजनेस कंट्रोल पूरा का पूरा या थोड़ा बहुत भी इंडिया में होता है तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है। तो मेरे इस वाले केस में, क्योंकि यहां पर पहले ही बता दिया गया है, HUF का जो बिजनेस होता है वो ऑस्ट्रेलिया से होता है, सारी पॉलिसीज वहीं पर बनती हैं, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि HUF इज अ नॉन रेजिडेंट। ये मेरा पहले केस का आंसर है। HUF मेरे लिए नॉन रेजिडेंट है बिकॉज सारी पॉलिसीज वहीं पर इंप्लीमेंट होती हैं और वहीं पर ली जाती हैं, डिसीजन सारे वहीं पर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में था मिस्टर ई के बारे में। तो मिस्टर ई जो कि HUF है, HUF के कर्ता हैं, कोलकाता में बॉर्न हुए हैं, इंडिया आए हैं 2020-21 में, 15 साल के बाद आए हैं। 1/4/2020 को इंडिया आए थे, 1/12/2020 को इंडिया छोड़कर चले गए थे। तो बताइए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर ई इंडिया में कितने दिन रहे? मैं कह सकता हूं अप्रैल में वो 30 दिन, 30 डेज, मई में 31 डेज, 30 डेज, 31 डेज, 31, 30, 31, 30 डेज, और वो 1 दिसंबर को वापस गए हैं, तो 1 दिन वो दिसंबर में भी रहे। उनका जो ओवरऑल स्टे हुआ इंडिया में वो कितने दिन का हो गया? 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 1 डे। तो उनका जो ओवरऑल स्टे हुआ दैट इज 245 डेज। अब एक बात बताइए, रेजिडेंट
बनने के लिए आपको 182 दिन की जरूरत है, वो आपने यहां पर पूरा कर दिया। कम से कम आपको 182 दिन रहना था, आप तो 245 दिन रह गए, तो इस केस में आप रेजिडेंट बन गए। एज पर द बेसिक कंडीशन आप यहां पर रेजिडेंट बन गए। कंडीशन नंबर ए थी, कंडीशन नंबर बी थी 182 दिन की, ये आपने सेटिस्फाई कर दी। इन दैट केस यू आर अ रेजिडेंट। अब आप रेजिडेंट बन गए, तो उसके बाद हमें यह टेस्ट करना है कि आप आर ओ आर हो या आर एन ओ आर हो। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेकंड एडिशनल कंडीशन पर। सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या कहती थी, आपको याद होगा, आपको कम से कम पिछले 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट रहना पड़ेगा। क्या मिस्टर ई पिछले 15 सालों में इंडिया आए हैं? नहीं, क्वेश्चन में ही क्लियर लिखा हुआ है कि मिस्टर ई इंडिया आए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 आफ्टर 15 इयर्स, 15 साल के बाद आए हैं। तो पिछले 10 सालों में वो 2 बार तो रेजिडेंट कभी रहे ही नहीं होंगे, जब वो इंडिया आए ही नहीं तो वो कभी रेजिडेंट रहे भी नहीं होंगे। तो यहां पर ये वाली कंडीशन फेल हो गई। चलिए दूसरी कंडीशन वैसे तो हमें सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली कंडीशन में ही आप फेल हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। पिछले 7 सालों में उसे कम से कम 730 दिन रहना पड़ेगा। तो जब वो पिछले 15 साल में इंडिया आया ही नहीं है तो पिछले 7 सालों में तो 730 दिन रहने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो यहां पर आपने दोनों ही कंडीशन फेल कर दी। वैसे आपको दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप पहली कंडीशन में ही फेल हो गए हैं। तो यहां पर माना जाएगा कि वो पर्सन रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। एंड हेंस मेरे से जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए मिस्टर एक्स, मिस्टर ई का क्या स्टेटस है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, तो मैं यहां पर कहूंगा मिस्टर ई रेजिडेंट तो हैं लेकिन वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। रेजिडेंट है लेकिन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली वाले रेजिडेंट है, बिकॉज उन्होंने बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी है लेकिन जो एडिशनल कंडीशन उन्हें दी गई थी दो, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 आर एंड सन्स HUF, ये एक HUF है, आर एंड सन्स was partly controlled from इंडिया, इंडिया से पार्टली कंट्रोल होती है बाय इट्स कर्ता मिस्टर आर। मिस्टर आर कौन है, उसके कर्ता हैं। हु इज अ इंडियन सिटीजन बट स्टे आउटसाइड इंडिया, इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन इंडिया के बाहर रहते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजिंग द अफेयर ऑफ HUF, आर हैज बीन रेगुलरली विजिटिंग इन इंडिया, आर इंडिया में आता रहा है रेगुलरली। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ, यहां पर 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, जिसमें पहली कंडीशन है R has been visiting in India for 100 days every year for the last 12 years। तो सबसे पहले आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 का HUF का स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। तो HUF के लिए बात कर लेते हैं। HUF यहां पर मैंने आपको बताया कि उसका जो बिजनेस कंट्रोल है, क्योंकि वो पार्टली कंट्रोल होता है इंडिया से, ऐसा ही लिखा हुआ था क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं, पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो ठीक है, अगर एक भी कंट्रोल मतलब एक भी डिसीजन उसका इंडिया में हो जाता है, पार्टली हो चाहे होली हो, देन इन दैट केस वो HUF मेरे लिए रेजिडेंट बन जाती है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि जब वो रेजिडेंट बन गई तो क्या वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगी या क्या वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगी। तो ये डिटरमाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उसका कर्ता है, कर्ता कौन है, मिस्टर आर, तो मिस्टर आर जो कि यहां पर कर्ता है,
उसको मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या क्या वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। तो अगर वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो HUF भी ROR बन जाएगी, अगर वो RNOR है तो ऑटोमेटिकली HUF भी RNOR बन जाएगी। तो अब मिस्टर आर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर आर के बारे में क्या दिया गया है। मिस्टर आर रेगुलरली इंडिया आता है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें डिटरमाइन करना है। अगर पहली कंडीशन आर हर साल 100 दिन के लिए इंडिया आता हो, पिछले 12 साल से लगातार आता हो। तो देखिए आर के बारे में यहां पर फैक्ट्स लिख लेते हैं। 2020-21 में वो 100 दिन इंडिया आया, 2019-20 में भी वो 100 डेज आया होगा, ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा है। आर विजिटिंग इन इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर सिंस लास्ट 12 ईयर, पिछले 12 साल से। तो 2018-19 में भी वो 100 डेज रहा होगा, एंड सिमिलरली 17-18 में भी वो 100 दिन रहा, 2016-17 में भी वो 100 दिन रहा, 2015-16 में भी वो 100 डेज रहा होगा, 2014-15 में भी वो 100 डेज रहा होगा, एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंट बनने के लिए आपको क्या कंडीशन पूरी करनी है। रेजिडेंट बनने के लिए पहली कंडीशन क्या थी, 182 दिन रहना है। तो वो तो ये रह नहीं पाया, कितने दिन रहा, केवल 100 डेज। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर आपको बेसिक कंडीशन याद होगी तो क्विकली एक बार देखिए। दूसरी कंडीशन में उसे 60 दिन रहना होता है और पिछले 4 साल में 365 दिन रहना होता है। तो दूसरी कंडीशन में 60 दिन प्लस 365 दिन, ये पिछले 4 साल में है और ये करंट ईयर में है। करंट ईयर का मतलब जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। तो क्या वो 60 दिन रहा, द आंसर इज यस, वो 60 दिन रहा। 100 दिन डेज रहा है तो इसका मतलब 60 दिन तो पूरे हो गए। क्या वो पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा है, तो अब आपको देखने हैं पिछले 4 साल ये वाले। तो बताइए क्या पिछले 4 सालों में अगर मैं टोटल कर दूं तो कितने दिन रहा वो, ओवरऑल उसके 400 दिन हो गए, रहना कितना था, 365 दिन। तो इस केस में उसने क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, वो 60 दिन भी रह लिया और वो 365 दिन भी रह लिया, तो इस केस में मैं कह सकता हूं ही हैज सेटिस्फाइड द सेकंड बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो उस केस में जो मिस्टर आर है, जो करता है, उसने रेजिडेंशियल स्टेटस की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और वो यहां पर क्या बन गया, रेजिडेंट। अब जब वो रेजिडेंट बन गया तो अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। तो अगर वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हुआ तो उसका HUF भी ROR बन जाएगा, अगर वो RNOR हुआ तो उसका HUF भी RNOR हो जाएगा। तो ROR के लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि आपको कम से कम 2 बार रेजिडेंट होना पड़ेगा पिछले 10 साल में, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आपको 7 साल में कम से कम 730 दिन रहना पड़ेगा। तो अब एक बात देखिए, क्या वो 2 बार रेजिडेंट है, इस बार तो वो रेजिडेंट हो गया, ये तो हमने ही खुद डिटरमाइन कर लिया कि वो रेजिडेंट हो गया। अगर मैं ठीक पीछे भी चला जाऊं तो यहां से आप देखो, क्योंकि उसका सेम ट्रैक रहा है, हर साल वो 100 दिन रहता है, तो वो इस बार भी रेजिडेंट बन गया। अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो आप यहां से देखो, इस वाले ब्लॉक में भी वो रेजिडेंट बन गया। तो क्योंकि वो एक बार, इस वाले ब्लॉक के हिसाब से 2 बार, और इस वाले ब्लॉक के हिसाब से देखूं तो 3 बार, वो ऑटोमेटिकली 3 बार रेजिडेंट हो चुका है। बल्कि अगर मैं और पीछे भी जाऊंगा तो वो और ज्यादा बार रेजिडेंट मुझे दिखाई दे जाएगा। तो क्योंकि वो 2 बार रेजिडेंट हो गया, कम से कम वो 2 बार रेजिडेंट हो गया है पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स में, तो उसने जो एडिशनल कंडीशन दी गई थी रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए, उसकी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है।
पहली कंडीशन जिसमें बोला गया था कि उसे कम से कम 2 बार रेजिडेंट रहना पड़ेगा पिछले 10 सालों में, तो वो ऐसा कर चुका है, वो 2 बार रेजिडेंट हो चुका है पिछले 10 ईयर्स में। अब बात आती है उसे ये देखना है पिछले 7 सालों में, पिछले 7 सालों में उसे कम से कम 730 दिन रहना है। तो बताइए क्या पिछले 7 साल यहां से लेके यहां तक 7 ईयर्स, वो हर साल कितने दिन रहता है? 100 डेज। तो अगर वो 7 सालों में 100 दिन रहता है तो कितने दिन रह लेगा? 700 दिन। तो क्या ऐसे में उसने अपनी एडिशनल कंडीशन की जो सेकंड वाली कंडीशन थी, पिछले 7 सालों में 730 दिन रहना पड़ेगा, क्या उसने वो सेटिस्फाई करी? आंसर इज नो, उसने वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। हेंस ही विल बी अ रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे कि वो रेजिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। तो यहां पर अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आंसर बहुत ही सिंपल सा आ गया है। इन अ फर्स्ट केस रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस की जो बेसिक कंडीशन है वो उसने सेटिस्फाई कर दी, लेकिन रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की जो एडिशनल कंडीशन थी उसकी पहली कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। हेंस ही विल बी अ नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फैक्ट्स यहां पर इस तरह से हैं कि आर इंडिया में आता है 110 दिन के लिए हर साल आता है और पिछले 12 साल से आ रहा है। तो यहां पर थिंग्स फैक्ट्स चेंज कर देते हैं फिर से। 2020-21 पहला साल, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहां पर प्लॉट कर देते हैं इंफॉर्मेशन। 1920, सॉरी ये 21 है, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 12-13, 12-13, 11, 12, 10-11, 9-10। उसके जो डेज हैं हर साल 110, 110, 110, अब देखिए रेजिडेंट बनने के लिए 182 दिन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वो ये रहा नहीं। दूसरी कंडीशन पर जाते हैं तो 60 दिन और 365 दिन, तो 60 दिन तो वो यहां रह लिया, 60 दिन वाली कंडीशन पूरी हो गई, प्लस 365 दिन वाली कंडीशन है पिछले 4 सालों में। तो पिछले 4 साल आप यहां से देख लीजिए, पिछले 4 साल अगर मैं देखूं यहां से तो 1, 2, 3, 4 ये वाले 4 साल हैं। इन 4 सालों में उसके कितने दिन हो जाते हैं? 440 दिन, जबकि उसे रहना कितना था? 365 दिन। तो वो उसने सेटिस्फाई कर दी, इस वजह से वो क्या बन गया? रेजिडेंट। अब रेजिडेंट हो गया, अब हम जाएंगे सेकंड कंडीशन, एडिशनल कंडीशंस पे। तो एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन कहती है 2 बार रेजिडेंट रहना होगा कम से कम पिछले 10 सालों में। तो अब जब आप देखो यहां वो 110 दिन रहा और हर साल वो 110 दिन रहता है, तो इसका मतलब जब वो इस बार रेजिडेंट बन गया और रूल हमेशा सेम रहे हैं, तो वो पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार तो रेजिडेंट रह ही गया होगा। आप इसे करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूं ये वाला ब्लॉक उठा के देखो आप, तो इस वाले ब्लॉक में वो रेजिडेंट है,
अब आप एक और ब्लॉक उठा लो, अब आप आ जाओ इस वाले ब्लॉक पे, तो यहां भी वो रेजिडेंट है। आप सिमिलरली एक और ब्लॉक उठा के देख लो, मान के चलते हैं ये वाला ब्लॉक ले लेते हैं, तब भी वो रेजिडेंट है। तो हमें क्या करना था, हमें कम से कम 2 बार रेजिडेंट बनना था पिछले 10 सालों में, लेकिन ये तो कई बार रेजिडेंट बन गया। तो इसने एडिशनल कंडीशन जो आपको दी गई है उसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन कहती है कि आपको पिछले 7 सालों में 730 दिन रहना होगा। तो अब आप पिछले 7 साल यहां से उठा के देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 सालों में जब आप देखेंगे तो वो कितने दिन रहा, 110, 110, 110, 110, 110, 110 डेज एवरी ईयर। तो 7 सालों में 110 दिन के हिसाब से उसके बन जाते हैं 770 डेज। और हमें कितने दिन रहना था टू बिकम ROR, 730 दिन। तो क्योंकि वो 730 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा, तो इसका मतलब उसने सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है, जो एडिशनल कंडीशन की सेकंड कंडीशन हमें यहां पर दी गई थी। तो क्योंकि वो रेजिडेंट है और उसने एडिशनल कंडीशन की भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं, एंड हेंस वो यहां पर रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगा। तो यहां पर आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्लियर है यहां तक? आई होप आप सभी को यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि HUF के केस में आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक चीज और, यहां पर एक पार्ट सी है इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में, तो इसको आप एज ए होमवर्क करेंगे, आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन की। अगर आपको कहीं डाउट आता है या आपको आंसर मैच कराना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पर भी अपने क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो दिस पार्ट इज एज ए होमवर्क जो आपको घर से करना है, आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन मुझसे, आंसर इसका आप मुझसे टैली करवा लेंगे। अब आ जाते हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फर्म और AOP के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो एक फर्म या LLP रेजिडेंट कहलाएगी इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। अगेन वही बात यहां पर कही गई है, अगर आपके सारे के सारे डिसीजन इंडिया में होते हैं या पार्टली डिसीजन आप इंडिया में कर लेते हैं, मतलब 50 में से कोई एक डिसीजन भी आपने इंडिया में कर लिया, देन यू विल बी अ रेजिडेंट। और अगर आप सारे के सारे डिसीजन इंडिया के बाहर करते हैं, देन यू विल बी अ नॉन रेजिडेंट। तो अगर आपने कोई भी एक डिसीजन इंडिया में नहीं किया, सारे डिसीजन आप इंडिया के बाहर लेके आ गए, कंट्रोल और मैनेजमेंट आपने इंडिया के बाहर बना दिया, तो उस केस में आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्लास में ही रेजिडेंशियल स्टेटस की फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि केवल रेजिडेंट और HUF, सॉरी इंडिविजुअल और HUF को ही हम 2 कैटेगरी में लेके जाएंगे। रेजिडेंट के बाद मतलब ROR या RNOR, इन 2 पर्संस के अलावा, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और HUF के अलावा कोई और पर्सन होगा तो हम उसको फर्दर कैटेगराइज नहीं करेंगे। तो HUF और इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई पर्सन होगा तो या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, उसके बाद उसका कोई फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं किया जाएगा। तो आप देखिए यहां पर जब फर्म्स की मैंने बात करी, AOP की मैंने बात करी, तो ये या तो रेजिडेंट ही है या नॉन रेजिडेंट ही है, पर फिर इसके बाद यहां पर इसका कोई कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं कंपनीज के केस में कि कंपनी अपना रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगी इन केस ऑफ अ कंपनी।
तो कंपनी के लिए यहां पर लिखा हुआ है रेजिडेंट में, अ कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। तो अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट इन इंडिया है, और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। अगेन यहां पर भी बात कही गई है उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की। तो जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है इसको हम शॉर्ट में आज के बाद बोलेंगे POEM। तो मैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को आगे से कभी बोलूंगा तो मैं आपके साथ शॉर्ट में बोलूंगा OM, POEM। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? इट्स अ मीन्स a place where the key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are substance made। तो जहां पर आपकी कंपनी के डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां पर आप एक्टिवली उसके पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं, या वहां जहां से आप उसको कंट्रोल करते हैं, वो प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला प्लेस बन जाएगा। और आप एक कंपनी है, आप रेजिडेंट बनना चाहते हैं, तो आप इंडियन कंपनी हो और आपका POM इंडिया में है तो आप ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन जाएंगे। नॉन रेजिडेंट बनने के लिए क्या है? इफ द अबव कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब या तो आप इंडियन कंपनी नहीं हो या फिर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में नहीं है, तो उस केस में आप नॉन रेजिडेंट कंपनी कहलाएंगे। क्लियर है हम यहां तक? अगर आपको यहां तक की बात समझ आ गई है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड द आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब बात कर लेते हैं इनके केस में भी सिंपल सी एक ही चीज कही गई है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन would be resident in India if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India। तो अगर लोकल अथॉरिटीज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के जो बिजनेस कंट्रोल हैं, डिसीजंस हैं, इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, अगर वो भी पूरा का पूरा इंडिया में हो जाए या थोड़ा बहुत भी इंडिया में हो जाए तो उस केस में वो रेजिडेंट कहलाएगी। और अगर पूरा का पूरा इंडिया के बाहर हो जाए, आउटसाइड इंडिया, होली आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल एंड क्लियर कट सिचुएशन कि अगर आपने इंडिया में थोड़ा बहुत भी डिसीजन लिया या इंडिया से थोड़ा बहुत भी मैनेज कर लिया या पूरा इंडिया से मैनेज कर लिया तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। अगर आपने पूरा का पूरा बाहर से कर लिया तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहां तक की बात समझ आ गई है तो आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क, आप इसे घर से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो होमवर्क, आप इसे घर पर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन होमवर्क है। 7 इज होमवर्क, 8 इज होमवर्क, 9 इज अगेन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। 10, 11, 12, 13 ये तीनों भी आप होमवर्क में करेंगे। एंड ऑब्वियसली आप इनके आंसर मुझसे टैली करवा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, या आप कमेंट में भी मुझसे इनके आंसर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको इसके आंसर टैली करवा दूंगा। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ये भी आप घर से ट्राई कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास, तो ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करना है, 17 मैं आपको बाद में होमवर्क दूंगा। देन 18, 19, 20 दीज ऑल आर 21 इज अ होमवर्क, आप कर सकते हैं। देन 20 की बात करें, दिस इज ऑल्सो होमवर्क। 19 इज अ होमवर्क एंड बस। तो ये जो मैंने होमवर्क वाले क्वेश्चंस दिए हैं आप इन्हें घर पर प्रैक्टिस करिए और आप अपने जो भी आंसर आपके निकलते हैं वो आप मुझसे टैली करवाइए।
देखिए फाइनल आंसर अगर आपका मेरे से टैली है, इट मींस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर है। अब रही बात प्रेजेंटेशन की, तो उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं, आप इसे एक पेन पेपर लें, सॉल्व करें, अपनी प्रेजेंटेशन लिखें कि कैसे आप इस आंसर को एग्जाम में लिखेंगे, देन उसका मेरे को इमेज भेजें। इमेज भेजने के बाद मैं उसको देखूंगा, और कहीं भी अगर कोई नेसेसरी करेक्शन होगी जहां पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर आप ये चीज एड ऑन कर सकते हैं, ये हटा सकते हैं, या आपने रिडंडेंसी है, या कोई चीज फालतू आपने लिखी हुई है विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंटेशन, तो वो मैं आपको वहां पर गाइड करूंगा, ताकि आप उसको एग्जाम में बेटर लिख पाए और ज्यादा से ज्यादा नंबर, इवन मैं कहूंगा फुल मार्क्स वहां पर आप अचीव कर पाए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्यों ये रेजिडेंशियल स्टेटस समझा, क्यों हमारे लिए जरूरी हो जाता है किसी भी पर्सन को रेजिडेंट स्टेटस की कैटेगरी में डिवाइड करना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। तो आपको याद होगा जब क्लास की स्टार्टिंग की थी मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस की, मैंने बताया था कि हर इनकम हर पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। रेजिडेंट ऑर्डिनरली के लिए स्कोप बड़ा है, उनकी सभी इनकम टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए कुछ इनकम छोड़ दी जाएंगी, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी कुछ इनकम छोड़ दी जाएंगी अंडर द टैक्सेबिलिटी प्रीव्यू। तो उसको हम समझेंगे अंडर द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि किस पर्सन के केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम कवर कराऊंगा, जो आपको अवेलेबल हो जाएगी कल यूट्यूब के ही चैनल पर, तो आप इसे वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में केवल इतना ही है। अभी के लिए आपका होमवर्क है कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पर पूछें, या यूट्यूब पे कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, डेडिकेशन के साथ पढ़ें, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। तो कल मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।